नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और टिप्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपके अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। ये एमए समाजशास्त्र से जो सेकेंड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर, जहां पर फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट कार्य तैयार करना होते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ निम्नलिखित टिप को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा रिसर्च वर्क और जो कार्य होता है वो बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये आता है अनुसंधान प्रपोज़ल या प्रस्ताव। ये वो प्रक्रिया होता है जो आपके भविष्य के लिए भी बहुत अति आवश्यक होता है, जिससे हम अनुसंधान कार्य करने से पहले एक छोटा सा प्रस्ताव रखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा रिसर्च वर्क किस तरह से होगा, कैसा होगा, क्योंकि इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है और ये आपके भविष्य के लिए भी उजागर होगा। जैसे कि आप एमफिल करना चाहोगे और पीएचडी करना चाहोगे, तो ये अनुसंधान प्रपोज़ल अति आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत होते हैं, धीरे देखते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि अनुसंधान प्रस्ताव ये क्या होता है, इसके बारे में सबको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। साथियों, प्रपोज़ल वो होता है कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और सामने वाला अमुक व्यक्ति वो देखता है कि उक्त कार्य को करने में सक्षम है या नहीं, मतलब हम किस कार्य को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला व्यक्ति जो मतलब कि सूचनादाता होता है, वो देखता है कि जो व्यक्ति है, जो अनुसंधान करता है, उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं। अपनी परीक्षा देनी होती है, अपना टेस्ट देना होता है। अब रिसर्च प्रपोज़ल जो है 4-5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर सीधी बात, नो बकवास, मतलब हमको सीधा अपने टॉपिक पर आना होता है, हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी होती है। जो बात आप बताने जा रहे हो वही बात अपने रिसर्च प्रपोज़ल में लिखे। जैसे कि मैंने एक टॉपिक ले लिया है ग्राम पंचायत का अध्ययन या फिर गौड़ जनजाति की समस्याओं का अध्ययन, तो हमें सिर्फ टॉपिक पर आना है, ना कि किसी धार्मिक पार्टी पर चले जाए, ना कि कोई संप्रदाय पर चले जाए, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी पर चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, मतलब सिर्फ हमें अपनी टॉपिक को ही देखना होता है और उस पर ही विचार करना होता है। फिर नेक्स्ट है सरल एवं सुलझा हुआ। हमारा टॉपिक जो है सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए, मतलब कि जो शीर्षक, जो टॉपिक हम लेते हैं वो सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए। जो आपका टाइटल है, जिस भी टॉपिक का चुनाव किया हो, सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए। और हमारे टॉपिक को देखते ही जो हमारे कंटेनर होते हैं उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप भविष्य में बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक होता है, जो शीर्षक होता है, बहुत ही सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए। फिर आकर्षक कवर पेज, मतलब कि जिस पेज में हम लोग मतलब कि लिखते हैं वो पेज क्या है, आकर्षक होना चाहिए, बहुत ही और सुंदरतापूर्ण होना चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वन साइड लिखना होता है, मतलब कि कोई एक पेज है तो उसके आगे पीछे हम लोग को नहीं लिखना होता है, मतलब वन साइड हमको टाइप कर लिखना होता है, मतलब कि देखने वाला जो लगना चाहिए कि आकर्षक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शोध प्रस्ताव के चरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शोध कार्य या अनुसंधान कार्य के लिए। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, पहले नंबर में आएंगे आपका शोध कार्य का परिचय, मतलब कि सबसे पहले हमको परिचय देना होता है जो भी हमारा टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि विषय का गहन अध्ययन करें, जैसे कि हमने गौड़ जनजाति की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसमें क्या परिचय देना है, गौड़ जनजाति क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, कहाँ निवास करते हैं, प्रमुख व्यवसाय, तो इन सभी चीज़ों पर परिचय देना, तो उसका इतिहास हमको लिखना होता है। ये नहीं कि आप किसी कवि की लाइन या श्लोक लिख लो, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सीधा अपने विषय का गहन अध्ययन
होना चाहिए और अपने विषय के बारे में परिचय देना चाहिए। फिर इसमें आता है उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करें। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हमें उस टॉपिक से रिलेटिव साहित्य का अध्ययन करना है। मतलब कि क्या छूट गया और क्या रह गया, इन चीज़ों को भी देखना होता है। मतलब होता ये है कि साहित्य के अध्ययन में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डायरी, गूगल, इन सब का प्रयोग कर टॉपिक से रिलेटिव साहित्य का अध्ययन करना होता है। उसके बाद आते हैं समस्या का परिचय। समस्या की पहचान करनी है हमें। जो भी हमें समस्या ले रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से हम किसी समस्या को ले रहे हैं, तो उस समस्या की हमें पहचान करनी होती है। जो समस्या आप ले रहे हो उसकी वास्तविक समस्या की पहचान करनी है कि वास्तव में ये समस्या है या नहीं है। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये वास्तव में ये समस्या है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं समस्या का परिचय अवधारणात्मक एवं व्याख्यात्मक। मतलब उसके बाद समस्या का आपको परिचय देना होगा। यह दो तरह का होता है, एक हो गया अवधारणात्मक, एक हो गया व्याख्यात्मक। अवधारणात्मक कि लोग उस समस्या के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है। अवधारणात्मक का मतलब होता है कि लोग उस समस्या के बारे में क्या कहते हैं और उस समस्या के बारे में क्या लिखा है। तो व्याख्यात्मक मतलब आने वाले टाइम में आप इस समस्या को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। व्याख्यात्मक का मतलब यही होता है, मतलब आने वाले समय में आप इस समस्या को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ये आपका मतलब कि जो समस्या का परिचय है अवधारणात्मक और व्याख्यात्मक, इस आधार पर आपको परिचय देना होता है। फिर है आपका दूसरा नंबर में आता शोध कार्य का उद्देश्य। देखिए, शोध कार्य का परिचय आपका हुआ, जो हम चरण को पढ़ रहे हैं, शोध प्रस्ताव के चरण के अंतर्गत शोध कार्य का परिचय हो गया। अब हम देख रहे हैं शोध कार्य का उद्देश्य। मतलब कि जो अनुसंधान करता है, जिस टॉपिक पर वो कार्य कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। इस उद्देश्यों को क्या करता है, बिंदुवार लिखना होता है और बहुत ही सरल और सुलझा हुआ लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब कि आगे हमको ये लगना चाहिए कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर इसे बिंदुवार लिखना होता है। कम से कम ये 5 अधिकतम 8 हम लिख सकते हैं। जैसे कि जो हम रिसर्च कार्य करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य हम कैसे लिखें, शोध कार्य करने का हमारा उद्देश्य क्या है, आप आगे क्या करने चाह रहे हो। यही कार्य आपका जो मतलब कि निर्देशक होगा, जो भी आपका वाइवा लेने वाले होते हैं, ये इसको देखकर ही बता देते हैं कि आप भविष्य में बहुत ही एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। अब आते हैं तीसरा नंबर में, शोध की परिकल्पना, हाइपोथेसिस। मतलब बात यहाँ यह आती है कि अब परिकल्पना क्या होती है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने की सोच रहा हूँ। जैसे मैंने यह YouTube चैनल बनाया, तो मैंने एक दिन ऐसी ही बैठा हुआ था, तो मैंने मन में ये विचार आया कि मुझे एक YouTube चैनल बना लेना चाहिए। और साथियों, मुझे यह विचार ऐसे ही नहीं आया कि अगर मैं चैनल बना लूँगा तो ऐसा होगा, छात्रों की मदद होगा, मैं चैनल बना लूँगा तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा। यह सारी बातें मैंने सोची, यह परिकल्पना कहलाती है। मतलब कि जो भविष्य के बारे में हम लोग सोच लेते हैं, पहले से हम लोग उसकी क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, तो यही परिकल्पना कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, रिसर्च करोगे तो उसके बाद क्या क्या निष्कर्ष निकल आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, तो वही कहलाता है शोध की परिकल्पना। देखिए, इसके अंतर्गत परिकल्पना स्पष्ट एवं संदर्भित होना चाहिए। परिकल्पना स्पष्ट और संदर्भित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का
घुमाव नहीं होना चाहिए। हम जब परिकल्पना को लिखते हैं इसको भी हमको बिंदुवार ही लिखना पड़ता है, कम से कम 5 बिंदुवार देना ही पड़ता है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमको नहीं लिख सकते, तो क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, फील्ड वर्क कार्य है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। 5 उससे भी कम हो सकते हैं, सॉरी उससे भी कम, मतलब 5 ही होना चाहिए। मतलब कि किसी भी प्रकार का इसमें घुमाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिससे कि छात्रों की मदद होगी, ये हो गया स्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट तरीके से हमने इसे इसकी परिकल्पना दे दी है। जहाँ तक फिर नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव हो परिकल्पना सही और सिद्ध होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो परिकल्पना सही और सिद्ध होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एकदम से राइट ही होना चाहिए, नहीं भी होगा तो चलेगा। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो कि मेरे रिसर्च में दुनिया बदल जाएगी, मेरे रिसर्च से भूकंप आ जाएगा, मेरे रिसर्च से तूफान आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो कुछ सोचो अच्छा सोचो। मतलब कि मैंने तो आपको ऐसे उदाहरण के लिए बता दिया ये भूकंप के बारे में, तूफान के बारे में, लेकिन आप लोग जो भी सोचते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी सोचते हो अच्छा सोचो और उसे कोशिश करो कि वो सही सिद्ध होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि हमारी जो परिकल्पना हाइपोथेसिस सही और सिद्ध होनी चाहिए। फिर परिकल्पना 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 5 हमारे बिंदुवार, यदि 5 परिकल्पना हम बिंदुवार देते हैं तो पर्याप्त है। अति उत्साह एवं उत्तेजना से बचना चाहिए। देखिए इसी के अंतर्गत आते हैं अति उत्साह और उत्तेजना से बचना होगा। जैसे कि उत्साह में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्साह में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें को लिख लेते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए और शालीनता का गुण बनाए रखना चाहिए। फिर इसमें चौथे नंबर पे आते हैं शोध कार्य का महत्व और उपयोगिता। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सामाजिक अनुसंधान में, शोध कार्य का महत्व और उपयोगिता। तो इसमें समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या, मतलब कि जब हम किसी टॉपिक पर अनुसंधान कार्य करते हैं तो उसके क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, उन चीज़ों को इसमें दर्शाना होता है। तो सबसे पहले आता है कि समग्रता को ध्यान में रखना। समग्रता को ध्यान में रखना और आपको संपूर्णता को ध्यान में रखना होगा। मतलब आपको एक संपूर्णता को ध्यान में रखना होगा, यानी आपका रिसर्च कार्य हिंदू छात्रों के लिए है तो अच्छा है, मुस्लिम छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि कहीं पर भी आपको संपूर्णता का ध्यान रखना होगा, भेदभाव की प्रक्रिया से बचना होगा। मतलब किसी एक इकाई को महत्व नहीं देना होगा। फिर आते इसमें व्यक्तिवादिता को नज़रअंदाज। व्यक्तिवादिता को नज़रअंदाज मतलब किसी एकल इकाई का हमें विरोध करना है, इस प्रक्रिया विरोध करना और समग्रता संतुष्टि हमारा ध्येय होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एकल इकाई, कोई भी एक पक्ष को हमको ले रहे हैं उसका विरोध करना होगा और उस चीज़ों से हमको बचना होगा और हमें क्या है, पूरी संपूर्णता, पूरी समग्रता का संतुष्टि हमारे ध्येय होना चाहिए। फिर आते हैं नकारात्मक पहलुओं का समावेशन नहीं। नकारात्मक पहलुओं का समावेशन नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था किसी भी नेगेटिव बातों का हमारे रिसर्च में नहीं होना चाहिए, किसी भी नेगेटिव बातों का हमारे रिसर्च कार्य में नहीं आना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हमारे रिसर्च के आंकड़े निकल कर आए, उससे कोई दंगा फसाद हो, किसी की भावना को ठेस पहुँचे। तो इन सभी नकारात्मक पहलुओं से हमें बचना होगा। फिर उसी के अंतर्गत आते हैं बिंदुवार लेखन प्रणाली। बिंदुवार मतलब कि इसको भी हम बिंदुवार ही लिख सकते हैं, अधिकतम 10 या कम से कम 5 लिख सकते हैं। अब आते हैं आपका शोध अध्ययन की विधि। किस किस विधि का हमने प्रयोग किया, आंकड़े संकलन करने के लिए कौन कौन सी विधि का मैंने प्रयोग किया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाना होता है और इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आंकड़े संकलन का प्रकार, ठीक है,
जो आंकड़े हम इकट्ठा करेंगे, जिसको हम थीसिस में मेंशन करेंगे, उनका संकलन हमें किस प्रकार करना होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तो ये क्या होता है, आंकड़े प्राप्त करने की इकाई, जैसे कि इसमें दो इकाई आते हैं, प्राथमिक आंकड़े और हो गया एक ठो द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपनी मेहनत से प्रथम बार आंकड़ा प्राप्त करता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी मेहनत से प्रथम बार आंकड़ा प्राप्त करता है, यानी उनका जो संकलन पहली बार किया गया है, किसी भी समस्या का संकलन पहली बार किया और वो प्रथम बार उस आंकड़े को प्राप्त करता है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जो पहले से किसी पुस्तक, पत्र, डायरी, न्यूज़पेपर में मेंशन हुआ होता है और हम उस चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक आंकड़े, जो पहले से ही किसी पुस्तक, पत्र, डायरी, न्यूज़पेपर में मेंशन हुआ रहता है और उसका हम लोग संकलन करते हैं। तो हम देख लेते हैं प्राथमिक आंकड़े के कौन कौन से तत्व आते हैं, क्या कौन कौन सी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आते हैं। तो साक्षात्कार, तो इसमें साक्षात्कार क्या होता है, जिसमें कि दो व्यक्ति फेस टू फेस आपस में बैठते हैं। ठीक है, जब अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से क्या करता है, फेस टू फेस आंकड़े प्राप्त करता है। ठीक है, उसका एक इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के माध्यम से क्या करता है, उसकी अपनी मतलब कि जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटिव वो आंकड़े प्राप्त करता है। तो ये साक्षात्कार हो गया। प्रश्नावली, देखिए ये बड़ी सीमाओं में होता है। प्रश्नावली क्या होता है, ये बड़ी सीमाओं में होता है और जो एमए सेकंड सेमेस्टर है उसमें प्रश्नावली का भी कार्य करना है, तो उन लोग भी थोड़ा अच्छा से ध्यान दें। प्रश्नावली वो होता है जहाँ रिसर्च एरिया बड़ा होता है, जैसे कि मैंने एक जिला को ले लिया, तो जिला पर यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पूरी जिला का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं एक प्रश्नों की सूची बना लेता हूँ। प्रश्नों का हमें क्या करना है, एक सूची बनाना है और उस सूची को डाक के माध्यम से उस क्षेत्र के जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उसको भेजना होता है और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने एरिया के क्या करते हैं, जानकारी को भरकर हमारे पास डाक के माध्यम से ही भेज देते हैं। लेकिन प्रश्नावली क्या होता है, ये साक्षर व्यक्ति को ही भेजे जाते हैं। फिर हो गया आपका अनुसूची। अनुसूची क्या है, ये सीमित क्षेत्र में भी निर्भर करता है। ठीक है, जिसमें निरक्षर व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हम क्या करते हैं, प्रश्नों की एक सूची पहले से बनी होती है, उस सूची को लेकर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों से पूछ कर आंकड़े प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका अनुसूची। ये क्या सीमित क्षेत्र तक संभव होता है। फिर आगे आपका अवलोकन। अवलोकन क्या होता है, जब किसी घटना प्रक्रिया को हम अपनी आंखों के माध्यम से उसका अवलोकन करते हैं, स्वयं से देखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका सहभागी अवलोकन, एक हो गया असहभागी अवलोकन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में सहभागी अवलोकन क्या होता है, जब हम किसी क्षेत्र में रिसर्च कार्य कर रहे हैं तो अगला को पता नहीं होना चाहिए कि हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आए, हम उसके साथ उनके क्षेत्र में घुल मिल जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, उनके साथ सभी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ा को प्राप्त करते हैं। तो ये सहभागी अवलोकन हो जाता है। फिर असहभागी अवलोकन मतलब कि दूर में रहकर ही हम उसका कार्य को देखते हैं, दूर से रहकर ही हम उस क्षेत्र के एटीट्यूड को देख लेते हैं और जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं समग्रता को ध्यान में रखते हुए निदर्शन। ठीक है, अवलोकन के जस्ट बाद समग्रता को ध्यान में रखते हुए निदर्शन। आपको सैंपलिंग भी लेना होगा, मतलब कि निदर्शन को भी लेना होगा रिसर्च कार्य के लिए। जो आप रिसर्च करोगे, किसी का रिसर्च एरिया पूरा एक जिला है तो आप स्वयं पूरा जिला का अध्ययन नहीं कर सकते, आपको निदर्शन लेना होगा। हम उस ज़िले में मतलब कि उस ज़िले में कुछ एरिया में क्या करते हैं, उस ज़िले में 200-250 व्यक्तियों से आंकड़े संकलन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ज़िला बहुत बड़ा होता है तो उस ज़िले में घूमना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस ज़िले के अंतर्गत 200-250 व्यक्तियों से
उस ज़िले के संपूर्ण बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब कि व्यक्तियों का जैसे कि हम चयन करते हैं तो इसको हमको सोच समझकर चयन करना होता है, ठीक है। और उसमें से जो भी व्यक्ति का हम चयन करेंगे वो व्यक्ति क्या होना है, साक्षर होना चाहिए। फिर होते हैं संपूर्णता का भाव। संपूर्णता का भाव, जो निष्कर्ष निकल कर, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, ठीक है, जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो परिणाम निकल कर आए हैं, उसकी समग्रता, उसकी यूटिलिटी सभी क्षेत्र पर लागू हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये संपूर्णता का भाव होता है उसमें, संपूर्णता का भाव, इसके अंतर्गत यही प्रक्रियाएं आती है। अब है अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध को महत्व। इसी प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है और अपने रिसर्च कार्य में इनके माध्यम से लिखना होता है। अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध को महत्व। अन्वेषणात्मक का मतलब खोज, अन्वेषणात्मक का मतलब होता है खोज। हम रिसर्च कार्य में ये खोज करेंगे, इसके बाद हम वर्णन करेंगे, ठीक है। अन्वेषणात्मक का मतलब होता है खोज, फिर खोज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो वो वर्णनात्मक शोध होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होता है। फिर है तटस्थता की प्रकृति। तटस्थता की प्रकृति, जो रिसर्च करता है, ठीक है, उसे तटस्थ रहना होगा। मतलब कि इसमें अनुसंधानकर्ता को तटस्थ रहना होगा, यानी किसी का पक्षपात नहीं करना होगा। जैसे कि कोई धर्म पर रिसर्च कर रहा हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें दोनों पक्ष संतुष्ट होना चाहिए, किसी एक पक्ष को हमको मत नहीं देना चाहिए, एक पक्ष को अधिक सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो जो अनुसंधान करता होता है, ठीक है, उनको तटस्थ रहना चाहिए। फिर आदर्शात्मक विचारधारा को नज़रअंदाज। आदर्शात्मक विचारधारा को नज़रअंदाज, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग ने यह कह दिया कि हमारे ज़माने में तो यह होता था, नहीं, हम जब तक आप उसे एक वैज्ञानिक, जब अनुसंधान जो आप कार्य कर रहे हो उसमें वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रामाणिकता का आधार नहीं बना लोगे, ठीक है, उसके बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। इसे कहते हैं आदर्शात्मक विचारधारा। मतलब कि ऐसे ऐसे विचारधाराओं को हम लोग क्या करना है, नज़रअंदाज करना है। हमारा जो अनुसंधान कार्य हो उसको क्या करना है, हमें वैज्ञानिक रूप देना है उसको, ठीक है। वैज्ञानिकता से उसका उस जो आंकड़े हम प्राप्त करेंगे, जो संकलन करेंगे, ये सभी प्रक्रियाएं क्या होना, वैज्ञानिक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रामाणिकता का गुण। वैज्ञानिक प्रामाणिकता का गुण, जो आपके आंकड़े निकल कर आए वो किसी भी स्थान पर एक जैसा, किसी भी स्थान पर करें। मतलब कि जो आंकड़े आपके निकल कर आए, ठीक है, वो किसी भी स्थान पर करे, एक जैसा निकल कर जो आंकड़े यहाँ पर आए हैं वैसा ही निकल कर आना चाहिए। मतलब कि जो आंकड़े हमने यहाँ प्राप्त किए हैं और किसी भी क्षेत्र से कोई कार्य हम कर रहे हैं तो आंकड़े क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये 100% तो नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता का गुण होता है। फिर इसके अंतर्गत आते हैं निष्कर्ष, जिसमें अनुसंधान को अपनी जो प्रतिक्रिया देना होता है, ठीक है, और 5-6 लाइन में कंप्लीट समरी को लिखना होता है। मतलब कि आपने जो भी टॉपिक पर लिखा है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटिव आपने अपने अनुसंधान कार्य को पूरे पेज में लिखा है, तो आपको निष्कर्ष में क्या करना है, 5-6 लाइन में ही उस संपूर्ण समरी को लिखना होता है। तो ये आपका निष्कर्ष होता है। अब है संदर्भ ग्रंथ सूची। कम से कम 5-6 सूची तो लिखने ही होते हैं आपको, जैसे कि आपने किस किस बुक का इस्तेमाल किया है, समाचार पत्र, रिसर्च पेपर, वेबसाइट, पुस्तक, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, मेंशन यहाँ करना होता है। पुस्तक लिख रहे हैं तो उसके राइटर्स, प्रकाशन कहाँ से प्रकाशित हुए हैं, इन सभी चीज़ों को आपको यह लिखना होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका रिसर्च कार्य करने का तरीका। तो
रिसर्च कार्य करने में क्या होता है, इन सभी महत्वपूर्ण टिपों को आपको ध्यान रखना होता है, इस महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है। और जहाँ पर हमें वैज्ञानिक, जहाँ तक हो सके अपने रिसर्च कार्य को वैज्ञानिकता का आधार बनाओ। ठीक, नमस्कार।